तो हमने लास्ट क्लास में सीरीज़ और पैरेलल को पढ़ लिया था। अब इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। तो जो किरचॉफ लॉ की अगर बात करूं तो इसमें हमारे पास दो लॉ हैं। फर्स्ट जंक्शन लॉ, सेकंड इसको लूप लॉ भी बोलते हैं या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो दोनों के एक बात समझते हैं। बेसिकली ये डील करता है, ये सर्किट को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तुम बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसका यूज़ ज़्यादा होता है, जनरली तुम इसका यूज़ ज़्यादा देखोगे, पर हम इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये अगर हम किरचॉफ लूप लॉ की बात करते हैं तो जैसे बताऊंगा कि अधिकतर जगह कोई और मेथड अगर काम नहीं करता तो इस मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब जब ये वाला मेथड हम यहाँ यूज़ करते हैं तब टाइम लगता है, तो हमें काम वो करना है इसमें हमारा टाइम कम से कम लगे। तो अगर हम इस मेथड को सीखेंगे, समझेंगे भी सही, लेकिन इसका यूज़ मिनिमम करेंगे ताकि अपने टाइम को सेव कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ जंक्शन लॉ की। बेसिकली जंक्शन होता क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। जंक्शन होता है किसी भी सर्किट में अगर किसी एक जगह पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांच हैं, जैसे सपोज ये एक जंक्शन है, तो कोई भी सर्किट हो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, जैसे ये एक जंक्शन है, हो सकता है यहाँ पे और भी हो, तो इसको मैं जंक्शन बोलूँगा। तो जहाँ पे ब्रांचें आके मिल रही हों उसे हम जंक्शन बोलेंगे। और सिंपल सा और आसान सा है, स्टेटमेंट और याद करना बहुत इजी है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन वो सोल्व करना इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने बोला था, जो अब तक हमने सीखा है और इसका यूज़ अगर मैं ले लूँ तो हमारे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैक्सिमम आराम से यहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले होता क्या, इसकी बात करता हूँ। जंक्शन लॉ बोलता है कि मान लो इस तरह का मैं दिया हुआ है, ये करंट है I1, ये करंट है I2, सपोज एक और बढ़ा देता हूँ, ये करंट है I3 और ये करंट है I4। तो जंक्शन लॉ ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे करंट का समेशन, एल्जेब्रिक सम यानी ये जीरो होता है। एट एनी जंक्शन, जो स्टेटमेंट है वो ये है, एट एनी जंक्शन एल्जेब्रिक सम एट एनी जंक्शन टोटल सम ऑफ करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। कैसे होता है अभी समझेंगे, पहले यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली स्टेटमेंट ये है इसका कि किसी भी जंक्शन पे नेट सम यानी समेशन, जो करंट का समेशन है वो जीरो होता है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अब जैसा अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ, जैसे जंक्शन जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसकी तरफ हो सकता है कुछ करंट, जैसे ये करंट I1 I2 I3, I1 I2 आ रहा है, I4 भी आ रहा है, लेकिन I3 जा रहा है बेटा यहाँ से। तो यहाँ पे इस पर कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ एंटर करने वाला होगा, कुछ जाने वाला यानी लीव करने वाला होगा। तो किसी को भी मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ, किसी को भी नेगेटिव ले सकता हूँ। सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव लूँ तो I1 लिखूँगा पॉजिटिव, I2 लिखूँगा पॉजिटिव, I3 लिखूँगा नेगेटिव और I4 लिखूँगा पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये है बेटा कि किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होता है उसका सम जीरो होता है, यानी कुछ करंट आएगा, कुछ करंट जाएगा। तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट
जाएगा भी सही। चेक करो ये आने वाला करंट है, जाने वाला करंट। तो ये सिंपल, बहुत इजी और आसान। अब जैसे मैंने बोला है चार्ज क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले इसका जो ये लाइन है इसका मीनिंग तो ये है कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। मतलब हो सकता है मैं आने वाले को पॉजिटिव लूँ, या हो सकता है मैं जाने वाले को पॉजिटिव लूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों बोल रहा हूँ कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बहुत सिंपल सी और आसान सी बात समझना। मान लो ये वायर है, ये जंक्शन है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पे इसमें करंट आ रहा है I1, इसमें करंट आ रहा है I2, अब यहाँ से करंट ये I3, ये जंक्शन है मेरा। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो होना होता है। करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो होना होता है। और जब भी किसी कंडक्टर में, जब भी किसी वायर में, जब भी किसी कंडक्टर में या किसी वायर में चार्ज का फ्लो होता है तो उसका मतलब ये नहीं तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया हो, उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है बेटा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे तुम, तो जितना चार्ज यहाँ से आ रहा होगा उतना यहाँ निकल के जाएगा, और यहाँ से भी जितना आ रहा होगा ये क्रॉस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ये बिल्कुल वैसा ही किसी पाइप से पानी बहने जैसा। अगर ये बिल्कुल वैसा ही किसी पाइप से पानी बहने जैसा, तो पाइप का काम पानी को इकट्ठा करना नहीं होता, ऐसे कंडक्टर का काम चार्ज को इकट्ठा करना नहीं होता। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पढ़ रहे हैं, करंट यहाँ पे कंडक्टर का काम चार्ज को फ्लो करके ले जाना है। तो यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, चार्ज कलेक्ट नहीं होगा। कलेक्ट नहीं होगा इसका मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चला जाएगा, और जितना चार्ज आएगा उतना चला जाएगा। यानी इस जंक्शन पे जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। इस जंक्शन पे जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यहाँ Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, तो यही क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अब जैसा मैंने बोला इसके ऊपर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। पहले सिंपल और आसान न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। सपोज करो मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ करंट ये है I1 5, I2 6, I3 4, I4 2, और इसमें निकालना है मुझे I5। तो समझना यहाँ पे मैं किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। पर नॉर्मल बात करते हैं, सबसे पहले हमने जो पढ़ा है समेशन ऑफ करंट जीरो होता है। अब जैसे मैंने बोला था आने वाले करंट को पॉजिटिव लूँगा, तो I1 आ रहा है तो मैं लिखूँगा I1 प्लस में, I2 भी आ रहा है तो प्लस में, I3 जा रहा है तो माइनस में, I4 आ रहा है तो प्लस में, I5 मैं तो प्लस में लिख रहा हूँ, जो आना है अपने आप आ जाएगा, और ये मिला के कितना कर दूँ, जीरो। तो I1 की वैल्यू 5, I2 की वैल्यू 6, I3 की वैल्यू 4, I4 की वैल्यू 2 और I5 0। तो चेक करना, यहाँ पे ये हो गया 7, ये 2 बचा 9, I5 9। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब ये करंट भी क्या होगा, चेक करना, पॉजिटिव आ रहा है I5। आने वाला करंट, मैंने कहीं गलती तो नहीं करती बेटा, एक बार चेक कर लेता हूँ। +5 सॉरी I5 + 9 बराबर 0, तो I5 इज इक्वल टू -9। माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जा रहा होगा, वैल्यू कितनी है 9। चाहो तो चेक कर लो। अब आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट है। आने वाला करंट कौन कौन सा है, ये तीनों आने वाले करंट है। तो यानी 6 + 5 + 2, और जाने वाला करंट I3 यानी 4, और I5 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ऐसे भी कैलकुलेट करने पे 9 ही आएगा। तो कैसे भी चेक कर सकते हो, सिंपल और आसान मेथड है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब समझना, जैसे सपोज करो मुझे ये दिया हुआ है बेटा, ये 10 वोल्ट है,
ये 20 वोल्ट है 1, ये 2 और ये 1। और क्वेश्चन है ये फाइंड आउट करंट। इन ईच रेजिस्टेंस। अब जो हमने पहले सीखा था उसका भी यूज़ यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है उसका भी यूज़ करते हैं। तो बहुत आराम से सुनना कैसे हुआ। बेटा मैंने बोला यहाँ पे 0 मान लिया मैंने, तो यहाँ पे 0 मानूंगा, यहाँ से इधर आऊँगा तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20। ये कैसे किया हम पहले सीख चुके हैं। अब चेक करो बेटा, यहाँ से आगे जा रहा हूँ तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पाऊँगा। ऐसे यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पाऊँगा। यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो पोटेंशियल नहीं लिख पाऊँगा। तो अब यहाँ का पोटेंशियल मैं नहीं लिख पा रहा। अब क्योंकि मैं 0 यहाँ पे मान चुका हूँ तो यहाँ पे 0 नहीं मान सकता। अब मुझे कोई ना कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, मतलब x, y और z। एक सर्किट में एक पॉइंट, मतलब एक सर्किट में अगर मैंने यहाँ पे x मान लिया तो कहीं और x नहीं मान पाऊँगा मैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 मान लिया तो कहीं और 0 नहीं मान पाऊँगा। तो एक पॉइंट पे एक ही बार मान सकते हैं, मतलब कोई भी एक वैल्यू एक ही जगह मान सकते हैं, वो और जगह नहीं मान सकते। और अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल मानना पड़ेगा x, मुझे यहाँ पे वेरिएबल मानना पड़ेगा x। कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे हम जहाँ पे जैसे 0 मान लें, यहाँ पे x मान लिया, हो सकता है आगे और ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे मुझे लिख नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर क्या मानूंगा y। तो सबसे पहले मानूंगा 0, फिर अगर किसी पॉइंट पे नहीं समझ आ रहा, नहीं देख पा रहा, लिख पा रहा हूँ, तो वहाँ पे मानूंगा x। फिर एक और कोई ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे हम नहीं लिख पा रहे तो y मानूंगा। ऐसा नहीं हो सकता 0 1 से ज़्यादा जगह मान लूँ या x 1 से ज़्यादा जगह मान लूँ, एक कोई भी वैल्यू एक ही जगह मान सकता हूँ, 1 से ज़्यादा जगह नहीं मान पाऊँगा। तो अब ये मेरा जंक्शन है, चेक करें जंक्शन है। अब जिस भी जंक्शन पे हम जंक्शन का रूल लगाते हैं, जंक्शन लॉ लगाते हैं, जिस भी जंक्शन पे हम जंक्शन लॉ लगाते हैं, जंक्शन का रूल लगाते हैं, हम उसका पोटेंशियल बाकी सबसे बड़ा मानते हैं। हम उसका पोटेंशियल बाकी सबसे बड़ा मानते हैं। कई बुक्स वगैरह में कुछ सर वगैरह ऐसा पढ़ाते हैं उसका सबसे कम मानते हैं। सबसे कम मानो या सबसे ज़्यादा मानो, कोई आंसर पे फ़र्क नहीं आएगा। तो जब मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाऊंगा तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मानूंगा, यानी ये 20 से भी ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है और 0 से भी ज़्यादा है। अब क्योंकि ये बाकी सबसे ज़्यादा है तो देखो हमेशा करंट जो फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो मैंने माना यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो गया, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो गया और यहाँ पे I3 करंट फ्लो हो गया। तो अभी तुम्हें देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम तुम्हें नज़र आएगी थोड़ी सी, वो ये बोलोगे तो तीनों जा ही रहे करंट, तो आ कौन सा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, अपने आप x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि इनमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और जो वैल्यू नेगेटिव आएगी वहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे। नेगेटिव का मतलब करंट की डायरेक्शन बदल देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब जैसे तुम्हें बताता हूँ, ये समझा चुका हूँ क्लास में कि अगर मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये I और रेजिस्टेंस R, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R लिखता हूँ। तो I बराबर V1 माइनस V2 अपॉन R लिख सकता हूँ मैं। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाता हूँ तो जंक्शन लॉ ये बोलता है कि इस पे नेट सम ऑफ करंट यानी कि समेशन ऑफ I 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ I 0 होने का मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 0 होना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ अभी दिमाग नहीं लगाना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, अपने आप वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने, जो भी होगा वो हमें अपने आप पता पड़ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ I1 मतलब V1 माइनस V2 अपॉन R, यानी x माइनस 20 अपॉन R। I2 की वैल्यू चेक करना, V1 माइनस V2 अपॉन R, यानी कि I2 की वैल्यू बेटा x माइनस 0 अपॉन 1, I3 की वैल्यू x माइनस 10 अपॉन 1 बराबर 0। अब इसमें अगर यहाँ पे एलसीएम लेकर सोल्व करो तो 2 और 5x 20 और 20 माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर 8। अब चेक करो अगर मैं इसको 8 लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन पे जो कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू 8 आ गई। कैलकुलेट करने पे जो x की वैल्यू आई वो वैल्यू 8 आ गई। अब मुझे जैसे यहाँ पे मैंने बोला अपने आप देख लेना, ये वाला करंट तुम्हारे पास आएगा I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन 8 पॉजिटिव आ रहा है, तो जो तुमने सोचा जो किया वो सही है।
इधर करंट जा रहा है और 8 है, इसमें चेक करना, यहाँ पे चेक करना V1, अगर अब चेक करना है पे 10 -8/1 यानी 2 आ रहा है बेटा, लेकिन बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो अब यानी सही ये है। यहाँ पे I3 की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन करंट जा इधर रहा है, जबकि हमने ऐसा किया था। तो यहाँ पे अपने आप आंसर अपने आप सेट होकर आएगा। हमें ये नहीं सोचना जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जब हमने x को सबसे बड़ा माना था या x को सबसे छोटा मानेंगे, तो ये मत सोचना कि ये तो सभी जा रहे हैं या सभी आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं सोचना। आंसर अपने आप बता देगा कि कौन सा करंट आने वाला है, कौन सा करंट जाने वाला है। ये आंसर से हमें अपने आप पता पड़ जाएगा। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे बेटा, 5-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 1 2 1 2 और 2, ये मुझे दिया हुआ है। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे मान लूँ बेटा, मैं अगर 0 मानूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, वही हमें यहाँ पे हर रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। तो चेक करना है, इधर से इधर जाऊँगा तो कम होगा, तो ये -2 वोल्ट आ गया। इधर से इधर जाऊँगा तो बढ़ेगा, तो 5। अब इसका मैं नहीं लिख पा रहा, तो क्या मानूंगा, x। जिस पॉइंट का मैं नहीं लिख पाऊंगा उसका x मानूंगा। तो इस करंट को मैंने बोला सपोज I1 है, इस करंट को मैंने बोला I2 है, इस करंट को मैंने बोला I3 है, I4 और I5। तो किरचॉफ लॉ हमसे बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम 0 होना चाहिए, यानी I1 I2 I3 I4 I5 ये 0 होना चाहिए। I1 की वैल्यू, I1 ये रहा बेटा, तो x -0/1। I2 की वैल्यू ये रहा, तो x -2/2। I3 की वैल्यू x -0/1। I4 की वैल्यू x -5/2। I5 x -0/2 बराबर 0। एक बार दोबारा देखना, I1 x -0/1, I2 x -2/2, I3 x -0/1, I4 x -5/2। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे x की वैल्यू मिली, जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिली, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जैसे यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये 0 है बेटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, मैं एलसीएम लेके सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 2 और 2 4 हो गया, 1 2 3 7x, ये हो गया प्लस का 2, ये 5, ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे कुछ होगा नहीं बेटा, तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का, तो x बराबर 3/7। और जैसे x बराबर 3/7 आ गया, यानी अब मेरे पास जैसे x बराबर 3/7 आ गया, यानी अब मैं यहाँ पे जितनी भी जगह करंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। ये दिया हुआ बेटा ऐसे 2 4 2 4 10 5 20। तो सपोज मैंने यहाँ पे 0 माना, वही है फाइंड आउट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये 0 माना तो ये भी 0, इधर से इधर जाऊँगा तो बड़ा ये 10 हो गया, ये हो गया 5,
फिर इधर से इधर जाऊँगा तो फिर बढ़ेगा कितना 20, तो ये कितना होगा 20, ये 20। अब बाकी जगह का मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो अगर नहीं लिख पा रहा तो ये पॉइंट इसका x मान लूँ। तो चेक करना, इस वाले करंट को I1 बोल रहा हूँ, इस वाले करंट को I2, इस वाले करंट को I3, इस वाले करंट को I4। तो अगर किरचॉफ लॉ की बात करूँ तो किरचॉफ लॉ बोलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 0। अब I1 की वैल्यू चेक करना, I1 ये रहा मेरे पास, तो क्या लिखूँगा V1 माइनस V2 अपॉन R, V1 माइनस V2 अपॉन R। I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन R। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं जंक्शन लॉ लगाऊंगा उसके पोटेंशियल को सबसे बड़ा मानूंगा। तो अब V1 माइनस V2 अपॉन R, I3 V1 माइनस V2 अपॉन R, I4 V1 माइनस V2 अपॉन R बराबर 0। और अब यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करूँ तो ये आ गया 2x, 2x, x और x 6x, ये हो गया 10, ये हो गया 40, 10, 40, 50 और 30, 80। और जैसे मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई, जैसे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मेरे पास सभी जगह करंट आ चुका है। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक?